अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 14 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम कर रहे थे मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो हीट इक्वेशन को भी हमने सॉल्व कर लिया और वेव इक्वेशन को भी कर लिया। नेक्स्ट ये जो है ये हमारी क्या है, लेप्लास इक्वेशन। लेप्लास इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि फंक्शन के जो हमारे पास डायमेंशन के वेरिएबल होते हैं उनके रिस्पेक्ट से सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव होते हैं, उनका सम होता है और वो इक्वल टू जीरो होता है होमोजीनियस। अगर हम लेप्लास इक्वेशन लें तो यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास टू डायमेंशन में। तो इसके साथ कंडीशंस क्या गिवन है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव में अगर एक्स की जगह जीरो पुट करें और वाई की जगह वाई, तो हमारे पास जीरो आंसर है। और ये सेकंड ये भी हमारे पास कंडीशन है। तो इसमें से ये जो इस रो में हमारे पास कंडीशंस हैं, इनको हम क्या कहते होते हैं, इनको हम जो है वो बाउंड्री कंडीशंस। बेसिकली इसमें ये चारों की चारों जो है इन सबको हम क्या कहेंगे, बाउंड्री कंडीशंस, क्योंकि इसमें जो है टाइम टी जो है वो तो हमारे पास नहीं है। और जो इनिशियल कंडीशन होती है ना, इनिशियल कंडीशन में ये होता है कि जो आपके पास कंडीशन होती है वो सेम पॉइंट के ऊपर होती है। अब इसमें देखें, ये जो कंडीशन है ये एक्स जीरो के लिए और ये जो कंडीशन है एक्स इक्वल टू ए के लिए। तो एक्स जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे एक्स जीरो है, यहाँ पे एक्स ए है, तो सेम वैल्यू के लिए नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कंडीशंस। तो ये फर्स्ट में रो में, इस रो में क्या है, ये बाउंड्री कंडीशंस है। इसी तरह से इस रो में भी देखें तो ये y इक्वल टू जीरो है, ये y इक्वल टू बी है, तो y की डिफरेंट वैल्यूज हैं, सेम वैल्यूज नहीं है। तो ये भी क्या है, बाउंड्री कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ओवरऑल ये चारों की चारों क्या है, बाउंड्री कंडीशंस है। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या करते हैं, जो हमारा अननोन फंक्शन होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स में। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। तो एक फंक्शन ऑफ एक्स ले लिया और एक फंक्शन ऑफ वाई ले लिया। अब ये अज्यूम कर लिया कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता होगा। तो इसको इस इक्वेशन में, लेप्लास इक्वेशन में पुट कर दिया, ये चीज आ गई हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये चीज आ गई। अब इसमें x वाली इक्वेशंस को हमने सेपरेट कर लिया, y वाली इक्वेशंस को हमने सेपरेट कर लिया। ये ऑलरेडी आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से हम जो है वो इस इक्वेशन पुट करके x वाली इक्वेशन को हम, x वाली जो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन है उसको एक साइड पे रखना है और y वाली जो चीज़ें हैं उनको एक साइड पे रखना है। तो इनको हमने सेपरेट कर लिया है। सेपरेट करने के लिए हम ये इन, क्योंकि ये दोनों जो आर्बिट्ररी इक्वल है हमारे पास, तो ये किसी एक क्वांटिटी के इक्वल होंगे, किसी रियल नंबर के इक्वल होंगे, उसको हमने लैम्डा का नाम दे दिया। वो हमारे पास क्या, सेपरेशन कांस्टेंट है, सेपरेशन जो पैरामीटर है। तो x डबल प्राइम ओवर x भी लैम्डा के इक्वल है, इसी तरह से y डबल प्राइम ओवर y भी माइनस टाइम्स ये भी लैम्डा के इक्वल है। तो इस x डबल प्राइम ओवर x इक्वल टू लैम्डा पुट करेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो ओरिजिनल हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी। सेपरेशन मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाने से हमारे पास ये जो पीडी थी ये कन्वर्ट हो गई है दो डिफरेंशियल इक्वेशंस में, दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके, फर्स्ट वाली को सॉल्व करेंगे तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सेकंड वाली को सॉल्व करेंगे तो कैपिटल वाई की वैल्यू आ जाएगी। वो इस इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास यू अननोन फंक्शन जो है इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। अब इन इक्वेशंस तो ये u को यूज करते हुए हमने जो है इस इक्वेशन में पुट करके दो डिफरेंशियल इक्वेशंस बना दी हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसी तरह से ये जो इनिशियल कंडीशन और ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, इनको भी हम जो है, इनसे भी हम जो है x और y के लिए कंडीशंस बना सकते हैं। वैसे तो हम x के लिए भी यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हैं और y के लिए बना सकते हैं। फिलहाल हम, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है वो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन होती है, इसके लिए हम तीन केसेस बना के करते हैं। तो इसके लिए जो है कंडीशंस वो हम फिलहाल सेपरेट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम ऑफ जीरो और वाई ऑफ वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो वहां से क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। इस वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा, एक्स प्राइम ऑफ ए वाई ऑफ वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो वहां से एक्स प्राइम ऑफ ए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि यू ऑफ एक्स वाई इसके इक्वल है ना। तो यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्राइम वाई आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें स्मॉल एक्स की जीरो पुट करेंगे तो एक्स प्राइम ऑफ जीरो और ये वाई ऑफ वाई ये इक्वल टू जीरो, तो वहां से एक्स प्राइम ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इसी तरह से ये कंडीशन हमें क्या दे रही है, एक्स प्राइम ऑफ ए इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास जो है वो दो कंडीशंस आ रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये दो कंडीशंस आ गई फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्योंकि हमारे पास लेमडा पैरामीटर जो इन्वॉल्व है उसकी वजह से हमारे पास तीन जो है वो केसेस बनते हैं। वो केसेस आपके पास क्या बनते हैं कि लेमडा जीरो हो सकता है,
लैम्डा पॉजिटिव हो सकता है, लैम्डा नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। लैम्डा जो है वो कोई रियल नंबर है, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो 0 के केस में क्या होगा कि फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, x डबल प्राइम इक्वल टू 0, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आ गई, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ये आ गई, तो सॉल्यूशन हम ये लिख सकते हैं। अब ये जो कंडीशंस हैं इनको यूज़ करते हुए ये फर्स्ट इक्वेशन का हम सॉल्यूशन लिख सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन हमने ये लिख लिया, तो यहाँ से C1 C2 की वैल्यूज इन कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम C1 C2 की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। तो x प्राइम ऑफ x जो है वो हमारे पास C2 आ रहा है, तो इसका डेरिवेटिव लें तो विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा ना। तो इसमें हमने क्या पुट करना है, इसमें 0 पुट करें तो 0 आया, तो x प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो वहाँ से C2 0 आ गया। सेकंड कंडीशन क्या आ रही है, x प्राइम ऑफ a इक्वल टू 0, तो x प्राइम ऑफ a भी C2 के इक्वल आ रहा है, वो भी 0 है, तो दोनों कंडीशंस हमें सेम एक ही आंसर दे रही हैं कि वहाँ से C2 0 आ रहा है। दोनों कंडीशंस को यूज़ करते हुए हमारे पास एक ही रिजल्ट आ रहा है कि C2 0 है। तो C2 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, लेकिन C1 की वैल्यू नहीं है। C1 हमारे पास फिर क्या होगा, आर्बिट्रेरी होगा, C1 की जगह हम C1 ही लिखेंगे। तो हमारा सोल्यूशन क्या आ गया, x ऑफ x इक्वल टू C1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कांस्टेंट हमारे पास इसमें सोल्यूशन आ गया ना। तो ये अगर तो इस केस में सिर्फ इस इक्वेशन को देखेंगे तो उस केस में हमारे पास ये क्या है, ये ट्रिवियल सोल्यूशन है, क्योंकि कांस्टेंट सोल्यूशन हमें ऑलरेडी पता है कि वो ये जो इक्वेशन है कांस्टेंट तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो कांस्टेंट जो है वो इस इक्वेशन भी ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है, तो इस केस में ये क्या है, ये ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो वैसे इसको फर्दर जो है इसको भी हमने यूज करना है। जब हमारे पास जीरो सोल्यूशन आ जाए तो तब उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास कोई भी नॉन जीरो सोल्यूशन आ जाए तब हमें y वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस केस में हमें y वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। वो फिर मैं एंड पे आपको जो है वो उसके बारे में बताऊंगा कि उससे हमारे पास क्या चीज़ बनेगी। फिलहाल इन नोट्स में वो चीज़ ऐड नहीं की हुई, तो वैसे मैं एक्स्ट्रा आपको उसका भी गाइड कर देता हूँ वो कैसे आपने बनाना है। तो ये केस इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, लैम्डा जीरो वाले केस को। ये एक इक्वेशन हमने जो एक्स वाली इक्वेशन है वो सॉल्व कर ली है, वाई वाली इक्वेशन अभी स्टिल हमने लैम्डा जीरो के लिए सॉल्व करनी है, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमारे पास जीरो सोल्यूशन नहीं आया है ना, तो कोई सोल्यूशन आ रहा है हमारे पास। सेकंड वाली इक्वेशन से मे बी हमारे पास कांस्टेंट सोल्यूशन ना आए, कोई और सोल्यूशन बन जाए। ठीक है, तो फिलहाल हम नेक्स्ट केस को देखते हैं। लैम्डा जब हम पॉजिटिव लेते हैं, लैम्डा पॉजिटिव लेते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये है हमारे पास, ये दो रूट्स आ गई, ये हमने सोल्यूशन लिख लिया। इसमें वो दोनों कंडीशंस यूज की, एक्स प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0 और एक्स प्राइम ऑफ a इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन से हमारे पास C4 इक्वल टू C3 आ गया, ये हमने इस इक्वेशन में पुट किया, तो हमारे पास ये चीज ये कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन में क्या है कि ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, या तो C3 0 होगा या ये नंबर 0 होगा। तो ये नंबर हमें ऑलरेडी पता है कि ये नंबर 0 नहीं हो सकता। अगर e टू द पावर माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा a से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2 स्क्वायर रूट लैम्डा a माइनस 1। ठीक है, और ये चीज़ हो जाएगी ना। तो क्योंकि लैम्डा 0 नहीं है, इसी तरह से a भी 0 नहीं है, तो ये नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ C3 ही 0 हो सकता है। तो C3 0 हो गया, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो C4 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो उस केस में x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब x 0 हो गया तो क्योंकि u हमारे पास किसके इक्वल था, कैपिटल X और y क्या, y का प्रोडक्ट है, ये जो है ये हमारा सोल्यूशन है। तो कैपिटल X जब 0 हो गया तो y जो मर्जी आ जाए, u तो हमेशा 0 ही होगा ना, क्योंकि कैपिटल X 0 है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी सोल्यूशन होगा तो हमारे पास ये 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है इस केस में। तो थर्ड केस में जब हमारे पास लैम्डा नेगेटिव होगा तो उस केस में हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। इसको हमने लैम्डा को इस तरह से लिख लिया, माइनस इंटू माइनस लैम्डा। तो जब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लेते हैं तो हमारे पास ये आती है प्लस माइनस के रूट माइनस लैम्डा आयोटा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये जो x वाली थी इसका सोल्यूशन ये आ गया हमारे पास, a cos ऑफ स्क्वायर रूट माइनस लैम्डा टाइम्स x प्लस b साइन ऑफ माइनस लैम्डा स्क्वायर रूट टाइम्स x। ठीक है, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब इसमें हमने क्या करना है, वो दोनों कंडीशंस को यूज करना है, x प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0 और x प्राइम ऑफ a इक्वल टू 0, उनको यूज करते हुए a और b की वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। ये सोल्यूशन जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज की तो वहां से हमारे पास क्या आ गया, b इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन का हमने डेरिवेटिव ले लिया, वो ये आ गया। इसमें हमने 0 पुट किया तो साइन 0 क्या होता है 0, ये चीज क्या हो जाएगी 0, और यहाँ पे cos 0 क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर रूट माइनस लैम्डा इक्वल टू 0।
अब लैम्डा क्योंकि 0 नहीं है ना, लैम्डा नेगेटिव नंबर है, लैम्डा 0 नहीं है। जब लैम्डा 0 नहीं है तो ये नंबर 0 नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, b 0 हो जाएगा। तो b जो है वो हमारे पास 0 हो गया। तो डेरिवेटिव में b की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये तो चीज खत्म हो गई ना। सिर्फ अब हमारे पास x प्राइम ऑफ x क्या बचेगा, ये वाली चीज बचेगी, a वाली जो है, ये वाली फर्स्ट, क्योंकि b 0 हो गया तो इसको अब देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या है, x प्राइम ऑफ a इक्वल टू 0, तो सिर्फ इसमें पुट करेंगे क्योंकि b 0 हो गया, इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हमने x की जगह पर क्या पुट करना है, a पुट करना है, तो ये माइनस a स्क्वायर रूट माइनस लैम्डा साइन स्क्वायर रूट माइनस लैम्डा टाइम्स स्मॉल a। ठीक है, ये चीज आ गई। अब लैम्डा तो हमारे पास क्योंकि 0 नहीं है, तो ये नंबर तो 0 नहीं हो सकता। उसके अलावा अब या तो ये a 0 होगा या ये साइन वाली जो टर्म है ये 0 होगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये a 0 होगा या ये साइन वाली टर्म 0 होगी। तो अगर हम a को 0 ले लेते हैं तो b तो ऑलरेडी हमारे पास 0 था, तो a भी 0 हो गया, b भी 0 हो गया, तो उस केस में ये सोल्यूशन 0 हो जाएगा, u हमारे पास अगेन 0 हो जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए फिर क्या होगा कि ये a अगर हम नॉन जीरो ले लें, इससे हम डिवाइड कर दें, तो फिर ये सिर्फ क्या बचेगा, साइन वाली टर्म 0 होगी। तो साइन के जीरोस क्या होते हैं, वो n पाई होते हैं, साइन पाई पे 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इन सब नंबर्स पे ये क्या होता है, साइन 0 होता है। तो ये हमारे पास ये चीज आ गई। अब एंगल को कंपेयर करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट लेमडा टाइम्स ए इक्वल आ जाएगा एन पाई, तो ए से डिवाइड कर दे तो एन पाई ए। एन क्या है हमारे पास, 1 2 3 नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली एन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एन को चेंज करेंगे लेमडा की डिफरेंट वैल्यूज आती जाएंगी, इसलिए इसे लेमडा सब एन लिख दिया है यहाँ पे। तो यहाँ से लेमडा एन लें तो स्केयर रूट खत्म किया तो एन स्केयर आ जाएगा दोनों साइड्स पे, और ये माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस एन स्केयर पाई स्केयर ओवर ए स्केयर, ये हमारे पास लेमडा एन की वैल्यूज आ गई। इनको हम क्या कहते हैं, आइगन वैल्यूज कहते हैं। ये इस लेमडा की, इस पैरामीटर की वो वाली वैल्यूज हैं जिनके लिए हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है। ऐसी वैल्यूज को हम क्या कहते होते हैं, आइगन वैल्यूज कहते हैं। और इसके अगेंस्ट जो हमारे पास ये सॉल्यूशन बनेंगे इस इक्वेशन के x वाली, तो इसके सॉल्यूशन क्योंकि b तो था 0 हो गया, a की वैल्यू भी हमारे पास आर्बिट्रेरी है, a की जगह a लिखेंगे, और बाकी क्या बचेगा, कॉज ऑफ माइनस के रूट लैम्डा की जगह एन पाई ओवर a आ गया, और ये x आ गया। तो इस केस में हमारे पास ये सॉल्यूशन आ रहा है ना। तो इन को क्या कहते हैं, cos n पाई ओवर a x को हम क्या कहेंगे, आइगन फंक्शंस कहेंगे। ये हमारे पास वो क्या है, वो नॉन, क्योंकि ये लैम्डा की इन वैल्यूज के लिए हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, और इनके अगेंस्ट वो नॉन ट्रिवियल जो हमारे पास उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ रहे हैं, वो ये वाले फंक्शन है, इनको हम क्या कहेंगे, आइगन फंक्शंस कहेंगे। तो लैम्डा नेगेटिव के लिए हमारे पास ये आइगन फंक्शंस आ गए। तो इस केस में हमारे पास ये जो फर्स्ट x वाली इक्वेशन थी उसका हमने ये सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया। अब जो नेक्स्ट y वाली इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो लैम्डा नेगेटिव के लिए सेम वैसे ही इसमें हमने पुट किया, तो हमारे पास ये चीज आ गई। तो लैम्डा नेगेटिव के लिए हमारे पास है। अच्छा, जो x वाली इक्वेशन थी उसमें हमारे पास x वाली इक्वेशन में दरमियान में माइनस है, y वाली इक्वेशन में दरमियान में प्लस का सिंबल है। तो ऑब्वियसली इससे जब हम लैम्डा नेगेटिव लेते हैं तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स आएंगी, और इसकी जब कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लेंगे तो हमारे पास वो क्या आएंगी, रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, जब यहाँ पे लैम्डा नेगेटिव है तो ये m क्या आएगा, प्लस माइनस के रूट माइनस लैम्डा आयोटा x वाली इक्वेशन के लिए। और क्योंकि y वाली इक्वेशन में दरमियान में प्लस है, तो यहाँ पे क्योंकि लैम्डा नेगेटिव है तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना। लैम्डा नेगेटिव है तो माइनस लैम्डा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो स्क्वायर रूट हम ले सकते हैं। ये माइनस लैम्डा क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर्स की एग्जिस्ट करती है, वो रियल नंबर्स होते हैं। तो एक तो ये होता है कि इसको आप एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, कि जब आपके पास रूट्स आ जाए ना, एक r1 आ जाए, दूसरी r2 आ जाए, तो सोल्यूशन आप क्या लिखेंगे, e टू द पावर r1, और दूसरा सोल्यूशन क्या लिखेंगे, e टू द पावर r2। ठीक है, तो हमारे पास रियल नंबर्स है ना, तो इसको एक तो ये हम लिख सकते हैं e टू द पावर स्क्वायर रूट माइनस लैम्डा c1 e टू द पावर माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, प्लस c2 e टू माइनस टाइम्स e टू द पावर माइनस लैम्डा y। ठीक है, एक तो चीज तो हम ये लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि वो जो एक्सपोनेंशियल वाले हैं उनको हम हाइपरबोलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हाइपरबोलिक फॉर्म में क्यों लिख सकते हैं,
उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है हाइपरबोलिक फॉर्म में लिखने की रीजन ये है क्योंकि आपके पास जो है एक मिनट, कि आपके पास जो साइन हाइपरबोलिक और कॉज हाइपरबोलिक होते हैं वो क्या बनते हैं? कि आप अगर लिखें साइन हाइपरबोलिक एक्स लिखें तो वो आपके पास क्या बनता है? साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स। अगर आप ये लिखें इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में तो ये किसके इक्वल होता है? ये आपके पास इक्वल होता है ना e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर एक्स ओवर 2 होता है। ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक होता है। इस तरह से कॉस हाइपरबोलिक क्या होता है? e टू द पावर माइनस एक्स प्लस e टू द पावर एक्स ओवर 2। ये इस तरह से हमारे पास साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक होते हैं ना। तो क्योंकि सोल्यूशन हमारे पास क्या आ रहा है, e टू द, अगर हमारे पास एक -1 रूट है, दूसरी 1 रूट है, तो एक एक सोल्यूशन क्या आ जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, दूसरा क्या आ जाएगा e टू द पावर एक्स, और उनके साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो उसको हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करके ऑब्वियसली जो है क्योंकि ये इनका जो कॉम्बिनेशन है वो साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक बना रहा है ना। तो इन्हीं तो यहाँ पे क्योंकि जो सोल्यूशन लिखेंगे वो इनका ही कॉम्बिनेशन लिखा होगा ना, e टू द पावर ये स्क्वायर रूट माइनस लैम्डा या e टू द पावर माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट माइनस लैम्डा, इन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा ना। तो उनके कॉम्बिनेशन से ऑब्वियसली साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक बनते हैं। तो इसीलिए इसको हम ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, c टाइम्स कॉस हाइपरबोलिक ऑफ स्क्वायर रूट माइनस लैम्डा टाइम्स y प्लस डी साइन हाइपरबोलिक ऑफ स्क्वायर रूट माइनस लैम्डा टाइम्स वाई। इस तरह से भी लिख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो क्या आ जाता? सी टाइम्स ई टू द पावर माइनस इंटू माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा वाई प्लस डी ई टू द पावर स्क्वायर रूट माइनस लैम्डा टाइम्स वाई। ठीक है, तो वो चीज आ जाती है। ये और वो दोनों सेम इक्विवेलेंट है क्योंकि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक देता है, और साइन और कॉस हाइपरबोलिक का लीनियर कॉम्बिनेशन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस देता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं और एक्सपोनेंशियल वाले भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये वाले हम क्यों इसमें यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो है सॉल्यूशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हम बेसिकली, क्योंकि हमारे पास जो एक्स वाले सॉल्यूशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, तो y वाले फंक्शन को भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके जाना चाह रहे हैं ताकि कुछ सिंप्लीफाई हम कर सकें। ठीक है, अदरवाइज एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन एक कम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने इसको ये चीज यूज की है। तो y ऑफ y जो है वो हमारे पास ये चीज आ गई ना। अब इसमें क्या किया कि ये एक ट्रिक यूज की है कि हमने क्या किया कि स्क्वायर रूट डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से बेसिकली ये हमारे पास एक कॉस हाइपरबोलिक है, एक साइन हाइपरबोलिक है। इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको रीअरेंज करके या तो सिर्फ कॉस हाइपरबोलिक में लिख सकते हैं या तो सिर्फ साइन हाइपरबोलिक में, किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया है कि स्क्वायर रूट डी स्क्वायर, यहाँ पे ये सी है ये डी है, तो बेसिकली साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, डी स्केयर माइनस सी स्केयर स्केयर रूट से मल्टीप्लाई भी कर दिया इस नंबर को, और डिवाइड भी कर दिया। तो स्केयर रूट डी स्केयर माइनस सी स्केयर बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये नीचे डिवाइड हो गया, यहाँ पे नीचे डिवाइड हो गया। अब ये जो हमारे पास ये जो नंबर लिखा हुआ है सी ओवर डी स्केयर माइनस सी स्केयर स्केयर रूट, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ सी ओवर डी। इस नंबर की जगह हम ये नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास ये है सी ओवर डी स्केयर माइनस सी स्केयर, इसकी जगह हमने ये नंबर लिख लिया, साइन हाइपरबोलिक ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ सी ओवर डी। ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हुए अगर आप ये नंबर कैलकुलेट करें तो वो आपके पास ये नंबर बनेगा। ठीक है, ये आपने एफएससी में किया हुआ होगा, आप लोगों को आइडिया है कि किस तरह से ये हम नंबर कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से
ये वाला जो नंबर है डी ओवर स्क्वायर रूट डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये वाला जो नंबर है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ सी ओवर डी। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर रूट माइनस लैम्डा वाई, ये वैसे ही लिख लिया है, इस नंबर की जगह हमने ये लिख लिया, प्लस ये नंबर जो है इसकी जगह हमने ये लिख लिया, और कॉस हाइपरबोलिक माइनस स्क्वायर रूट लैम्डा वाई वैसे लिख लिया। ठीक हो गया। अब जो है ये हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा, तो इसके ऊपर ये फार्मूला लगा दिया साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा। साइन हाइपरबोलिक अल्फा प्लस बीटा, इसको हम ओपन करेंगे तो हमारे पास वो यही चीज बनेगी। तो किया हमने क्या कि ये जो हमारे पास कॉस और साइन हाइपरबोलिक में चीज थी उसको हमने कंबाइन करके एक साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में लेके जा रहा है, बाकी बाहर जो है वो वही वाली हमारे पास सेम वही टर्म पड़ी हुई है ना। तो ये जो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स सी ओवर डी है हमारे पास, ऑब्वियसली सी और डी क्योंकि कांस्टेंट नंबर है तो ये नंबर भी हमारे पास कोई कांस्टेंट आएगा, उसको हमने एफ का नाम दे दिया क्योंकि सी और डी के कांस्टेंट्स हैं, तो उनका जो उनकी डिवीजन होगी वो भी हमारे पास एक और नया कांस्टेंट आ जाएगा। और टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स कांस्टेंट नंबर का ऑब्वियसली हमारे पास कोई कांस्टेंट आंसर आएगा ना, तो टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स सी ओवर डी ऑब्वियसली एक कांस्टेंट नंबर आएगा ना, तो उसको हमने एफ का नाम दे दिया। और इसी तरह से जो डी स्केयर माइनस सी स्केयर स्केयर रूट है ये भी ऑब्वियसली एक कांस्टेंट आएगा, उसको हमने ई का नाम दे दिया। तो ये चीज क्या बन जाएगी, ई टाइम्स साइन हाइपरबोलिक इनटू माइनस स्केयर रूट लैम्डा टाइम्स वाई प्लस एफ, ये चीज हमारे पास आ गई। ठीक हो गया। तो हमने जो y वाली इक्वेशन है जो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा था बेसिकली अभी तक हमने उसी को सिंप्लीफाई करके सिंगल हाइपरबोलिक फंक्शन में हम ले आए साइन हाइपरबोलिक में। अब हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशंस थी दो हम यूज कर चुके थे x के लिए, अब दो जो है वो बाउंड्री कंडीशंस रह गई हैं, एक ये वाली u ऑफ x जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और दूसरी कंडीशन रहती है u ऑफ x भी इक्वल टू जीरो। ये वाली जो कंडीशन है इससे हमारे पास क्या आ जाएगा y ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इससे क्या आ जाएगा y ऑफ b इक्वल टू जीरो। ये दो कंडीशन आ जाएंगी, इनको यूज करके हम जो है ये कॉन्स्टेंट्स हमारे पास जो आ रहे हैं ई और एफ, इनकी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक कंडीशन है u ऑफ एक्स बी इक्वल टू जीरो, तो वहां से क्या आ रहा था y ऑफ b इक्वल टू जीरो, तो इसमें y की जगह हमने b पुट किया, तो e साइन हाइपरबोलिक ऑफ माइनस के रूट लेमडा y की जगह b आ गया प्लस f इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, तो साइन हाइपरबोलिक जीरो कब होता है, जब हमारे पास एंगल जीरो हो। ठीक है, एक तो हम ये कर सकते हैं या तो e जीरो होगा ये साइन, या तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन ये जीरो होगा। ई को हम जीरो अगर ले लेंगे तो y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। तो अगेन हमारे पास क्योंकि y जीरो हो गया तो u जो है वो तो हमारे पास x और y का प्रोडक्ट है ना, तो जब y जीरो है तो u तो जीरो हो जाएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन हो जाएगा। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बनाने के लिए ई को हमें नॉन जीरो लेना है, ई से हमने डिवाइड कर दिया नॉन जीरो नंबर से, तो बाकी साइन हाइपरबोलिक जीरो होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये अगर एंगल जीरो होगा तो साइन हाइपरबोलिक तब जीरो होता है, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू जीरो का सोल्यूशन होता है x इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ये जो हमारे पास एंगल है वो किसके इक्वल होगा, जीरो। तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो y ऑफ y में f की हमने ये वैल्यू पुट कर दी, y ऑफ y में हमने ये f की वैल्यू पुट कर दी। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने सिर्फ एक ही कंडीशन यूज की है जो थी u ऑफ x भी इक्वल टू जीरो। तो उससे हमारे पास y ऑफ y जो है वो ये आ गया माइनस स्क्वायर रूट लेमडा वाई, और जो हमारे पास f था उसकी वैल्यू ये हमने माइनस टाइम्स माइनस स्क्वायर रूट लेमडा b। ठीक है, तो माइनस स्क्वायर रूट लेमडा कॉमन ले तो y माइनस b बनेगा, तो ये आ गया। अब जो हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट लेमडा है, क्योंकि लेमडा नेगेटिव के लिए x वाले इक्वेशन के लिए हमने हमने ये वाली जो है लेमडा की वैल्यूज कैलकुलेट की हैं जो आइगन वैल्यूज हैं, वो अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो n पाई ओवर a थी हमारे पास ना, ऑब्वियसली ये n के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो इन y ऑफ y की जगह हम y सब n ऑफ y लिखेंगे और e कांस्टेंट की जगह e सब n लिखेंगे। तो हमारा जो सोल्यूशन है u वाला वो क्या है, वो x और y का प्रोडक्ट था। ठीक है, तो उसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, x वाला जो सोल्यूशन है वो लिख लिया और y वाला जो सोल्यूशन आया है उसका प्रोडक्ट, इनका हमने प्रोडक्ट कर दिया। अब ये a n और e n मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, उसको हमने a n का नाम दे दिया। बाकी कॉस वैसे लिख लिया, साइन हाइपरबोलिक ये सेम वैसे लिख लिया।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशंस हैं जो हमारी इक्वेशन थी। तो ये हमारे पास u1 u2 u3 अप टू u इंफिनिटी हमारे पास सॉल्यूशंस है ना। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी हमारे पास सॉल्यूशन बनेंगे ना। तो सीरीज जो है, ये जो सम है, ये हमारी इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो u ऑफ एक्स वाई हमारे पास ये चीज आ गई। अब एक कंडीशन हमारे पास रह गई है, वो क्या थी, u ऑफ एक्स जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वो हमने यूज करनी है, क्योंकि बाकी ये भी यूज कर चुके हैं, ये भी यूज कर चुके हैं, ये भी यूज कर चुके हैं। तो एक ये रह गई है u ऑफ एक्स जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमने इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, तो इसमें हमने y की जगह जीरो पुट करना है और u की जगह एफ ऑफ एक्स। तो u की जगह एफ ऑफ एक्स, y की जगह यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक ऑफ n पाई ओवर a इंटू माइनस बी। ये चीज आ गई। अब ये आपके पास क्या है, फोरियर सीरीज है। तो बेसिकली ये कोसाइन कॉस हाइपरबोलिक सीरीज, कॉस फोरियर कोसाइन फोरियर सीरीज है ना। तो इसमें हमने ये जो कांस्टेंट है ए एन, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो या तो आप फार्मूले से लिख सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि जिस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसके साथ जो एक्स वेरिएबल का फंक्शन होता है ना, उससे आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल का फंक्शन क्या है, वो ए एन के साथ, वो ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, लेकिन एक्स वेरिएबल में सिर्फ ये वाला फंक्शन है। एक्स वेरिएबल में अगर आप फंक्शन देखें तो वो आपके पास यहाँ पे सिर्फ ये पड़ा हुआ है, cos n पाई ओवर ए एक्स। तो इस नंबर से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई ओवर ए एक्स। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड्स को। तो एफ के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया। तो एक साइड पे ये चीज आ गई, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, जब इससे हम कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एन कॉस स्केयर हो जाएगा। कॉस स्केयर की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, जीरो से ए, क्योंकि एक्स की लिमिट्स हमारे पास जीरो से ए है। तो कॉस स्केयर की इंटीग्रेशन जीरो से ए, वो हमारे पास क्या आंसर आता है, ए डिवाइडेड बाई टू। वो दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई किया तो टू ओवर ए हो जाएगा। बाकी ये जो था साइन वाला, ये भी दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा तो वन ओवर साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक का जो नेगेटिव होता है उसको हम बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये साइन हाइपरबोलिक माइनस बाहर चला जाएगा एंगल का, तो वो हमने ये ऊपर लिख दी है। ठीक हो गया। तो ये ए एन की वैल्यू हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। तो जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स गिवन होगा तो ये हम ए एन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो यू ऑफ एक्स वाई था वो ये चीज आ गई। आगे नेक्स्ट पेज पे मैंने लिखा हुआ है यू ऑफ एक्स वाई जो है वो इस चीज के इक्वल है। पहले हमने लिखा हुआ था यू ऑफ एक्स वाई, लिखा हुआ था सीरीज थी सिर्फ एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ना, ये हमने लिखा हुआ था। तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिखा हुआ है सीरीज एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ना, ये लिखा हुआ है। हम इसको कैलकुलेट भी कर चुके हैं, लेकिन आगे फर्दर जो मैं यू ऑफ एक्स वाई लिख रहा हूँ उसमें क्या है कि वो इसके साथ ये नंबर भी ऐड किया हुआ है। ये नंबर क्यों ऐड किया हुआ है, उसकी रीजन है। इसकी रीजन जो है वो लेमडा जीरो वाला केस है। बेसिकली ये जो अभी तक हमने सोल्यूशन कैलकुलेट किया ना, ये वाला, ये हमने कैलकुलेट किया है बेसिकली लेमडा नेगेटिव के लिए। ये वाला जो सोल्यूशन हमने लिखा हुआ है ये लेमडा नेगेटिव के लिए हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, लेमडा नेगेटिव के लिए हमारे पास ये चीजें आई थी ना। तो इसमें लेमडा जीरो वाला जो है वो हमने शामिल ही नहीं किया। लैम्डा पॉजिटिव के लिए तो हमें पता है कि हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन है, वो इसमें हमने ऑब्वियसली प्लस जीरो साथ लिखे, तो उसका तो कोई फैक्ट नहीं होगा ना इसके ऊपर। लेकिन लैम्डा जीरो के लिए हमारे पास जीरो सॉल्यूशन नहीं आया था। एक्स वाली इक्वेशन से हमारे पास कांस्टेंट सॉल्यूशन आया था, वाई वाली इक्वेशन को अभी तक हमने उसमें सॉल्व नहीं किया, तो उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे साथ ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बेसिकली नेक्स्ट पेज पे उसी का ही सॉल्यूशन साथ में ऐड किया हुआ है। तो वो आप कैसे, तो इस केस में क्या करना है कि आपने इसके लिए आप खुद से इसे करें कि लेमडा जब हम हमारे पास जीरो था ना, लेमडा जीरो के केस में हमारे पास एक्स ऑफ एक्स क्या आया था, कांस्टेंट नंबर आया था। तो इस केस में हमने सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करना है। तो जब सेकंड इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, लेमडा की जगह जीरो पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो है सेकंड वाली इक्वेशन है उसका ये सोल्यूशन आ जाएगा ना, कैपिटल
y ऑफ y, ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, दो कांस्टेंट आपके पास आ जाएंगे ना, c1 c2 हमने लिख लिए, तो c3 प्लस c4y, c3 प्लस c4y। तो ये हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन का सलूशन आ जाएगा ना। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये कैलकुलेट करने के बाद आपने वो जो कंडीशंस रह गई ना आपके पास, वो कंडीशंस इसके ऊपर अप्लाई करनी है। वो कंडीशंस अप्लाई करने से आपके पास वही फॉर्म बनेगी b माइनस वाई ओवर बी, और प्रोडक्ट में कोई कांस्टेंट होगा। उसकी जगह हमने वहां पे सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, b माइनस वाई ओवर बी, कोई कांस्टेंट नंबर। ठीक है, इसके ऊपर आपने वही कंडीशन लगानी है, u ऑफ x0 इक्वल टू f ऑफ x। वहां से आपके पास c3 की वैल्यू आ जाएगी f ऑफ x। और दूसरी कंडीशन क्या है, u ऑफ एक्स बी इक्वल टू 0। तो वहां से आपके पास जो है c4 की वैल्यू जो है वो c3 की फॉर्म में आ जाएगी। तो उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो फिर आपके पास वही चीज बनेगी b माइनस वाई ओवर बी। तो आपके पास वही चीज बनेगी b माइनस वाई ओवर बी। ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करें, ये चीज बनेगी b माइनस वाई ओवर बी, और कोई कांस्टेंट मल्टीपल होगा। तो जो भी कांस्टेंट मल्टीपल होगा वो फिर हम इनिशियल कंडीशन को यूज करके वो जो कांस्टेंट है हमारे पास, जो कोफिशिएंट है फोरियर सीरीज का, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इसको हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट इसके साथ कांस्टेंट के साथ फंक्शन ऑफ एक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड पे। तो इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देना है, तो एफ ऑफ एक्स, और ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और इंटीग्रेशन जो है, इसकी इंटीग्रेशन जो है 0 से a करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, a ओवर आ जाएगा, a तो a आ जाएगा, तो ये a ओवर 2 आ रहा है, वो दूसरी साइड पे डिवाइड होकर 2 ओवर a बन जाएगा। तो ये कांस्टेंट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी ये सेम वही लिखा है जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने सोल्यूशन कैलकुलेट किया वो लैम्डा नेगेटिव के लिए किया है, इसमें लैम्डा 0 वाला हमने पुट नहीं किया, इसमें यूज नहीं किया। तो लैम्डा 0 के लिए भी आप उसको सॉल्व करें, सेकंड वाली इक्वेशन y वाली इक्वेशन को, तो उससे आपके पास ये इस तरह का सॉल्यूशन बनेगा b माइनस वाई ओवर b, और साथ में कोई कांस्टेंट आपके साथ आपके पास होगा। ठीक है, तो इसी तरह से कंडीशन अप्लाई करके वो फोरियर कोफिशिएंट वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसको ट्राई करें।